नमस्कार। आप देख रहे हैं आई इंडिया का खास कार्यक्रम केंद्रीय बजट पर राय। तो आपको पहले अपने मेहमानों से एक बार परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व आयकर अधिकारी सीपी श्रीवास्तव साहब और बगल में उनके वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सिन्हा जी, और इधर हमारी तरफ आरती मल्होत्रा जी जो गृहिणी हैं। इसके अलावा सीतापुर के व्यापारी पल्लू जैन जी। आज हम बात करेंगे 1 फरवरी को आ रहे बजट पर। सीतापुर के लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार का छठा बजट है। तो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे सीपी श्रीवास्तव जी से। चूँकि आयकर अधिकारी हैं, उनका पूरा अनुभव लंबा चौड़ा है, उन्हीं से जानते हैं कि जो सरकार का बजट आने वाला है और कोरोना काल के बाद ये पहला आम बजट है, तो इस बार लोगों की अपेक्षाएं सरकार से ज़्यादा हैं। तो आप सीतापुर की ओर से क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? देखिए, बजट तो ऐसा है कि जैसे इसका एक सीधा सीधा घर से ही शुरू होता है कि हमारे पास कितना आया और कितना गया। तो ये 2020-21 का है। ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे एक पेंडेमिक, एक ऐसा इतना महामारी की वजह से हमारे पास आया तो बहुत कम होगा, और 6 महीने तक तो हम लोगों का बिल्कुल ऑलमोस्ट की शटडाउन की या बहुत स्लो इसका वो था, इस हिसाब से चल रही थी। तो लेकिन एक्सपेंसेस हमारे उतने ही थे। तो इस बार हमको इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद ऐसी नहीं करनी चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ टैक्स में रियायतें मिलेंगी या कुछ ऐसा होगा कि हम लोग कुछ ज़्यादा अच्छे से। लेकिन बट ये है कि इसके साथ साथ एक चैलेंज भी होगा सरकार के सामने, जिसमें वो इस अपनी देश की विकास की गति को कैसे ऊपर बढ़ाएं और कैसे टैक्सेस को और मतलब कलेक्शन उनका बढ़े। तो मुझे लग रहा है ये बहुत चैलेंजिंग साल होने जा रहा है, 7वां साल मोदी सरकार का, जहाँ तक इनकम टैक्स। जी बताइए। तो सीपी श्रीवास्तव साहब, ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे वर्गों की अगर बात करें तो कई वर्ग जो वेतनभोगी नहीं थे, कोरोना काल का दंश झेला है 6 माह का। अब उस समय समझ में आया कि इन लोगों को भी सरकार से सहूलतें मिलनी चाहिए। फिर दोबारा चूंकि ये आ सकता है ऐसा काल, जैसा सरकार तैयारी कर रही है, टीकाकरण कर रही है, दोबारा ऐसी नौबत इनके सामने झेलना न पड़े। तो सरकार ऐसे वर्गों को क्या चिन्हित करना चाहिए जिनके लिए सरकार कुछ रियायत दे, कुछ सहूलतें दे? मुझे लग रहा है ऐसा सरकार कर रही है। जो वंचित तबका है उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें वो लाए हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं रूरल साइड से मैं थोड़ा सा वहाँ कभी मेरा वो रहता है, तो उसमें मैंने देखा कि जैसे अभी उन्होंने काफ़ी कॉलोनियाँ, जैसे जिसको कहते हैं गांव के लोग, तो इन्होंने काफ़ी उन्होंने लोगों के लिए मकान की किया हुआ है। इससे पहले उज्ज्वला के सिलेंडर्स वगैरह भी बांटे थे। और लेकिन रोजगार की दिशा में इनको अभी मुझे लग रहा है कि जो युवा है, तो अब वो मार्केट अभी मुझे लग रहा है कि कम से कम उसको 1 साल 1.5 साल अभी और लगेगा चीज़ें पूरी नॉर्मलाइज होने में, क्योंकि जो कोरोना की वजह से जिस तरह से काफ़ी डाउन हो गया था बिजनेस भी लोगों का, बंद रहा, और तो इस वजह से काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है नहीं है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जैसे इन्होंने डीए वगैरह इन्होंने सस्पेंड कर दिए थे पिछले साल से अभी तक। तो इस साल अभी ये खर्चा और बढ़ने वाला है कि जब ये 1 जुलाई से वो डीए फिर से दोबारा रिस्टोर करेंगे और वो देंगे, तो ये खर्चे बढ़ेंगे। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ने की उम्मीद है, और बहुत नहीं लग रहा है ऐसा कि कुछ बहुत ज़्यादा रियायतें कुछ मिलने वाली हैं। तो खर्चे बढ़ने की उम्मीद है, जैसी आपने आशंका जताई है, और रियायतें कम मिलेंगी क्योंकि कोरोना काल के बाद का बजट है। सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सिन्हा जी हैं। क्योंकि कोरोना काल में एक तबका आपका ऐसा था जो उसके ऊपर ज़्यादा मार पड़ी, क्योंकि यहाँ वेतनभोगी नहीं होते हैं अधिवक्ता, और उनके सामने पूरा जो 6 महीना का कार्यकाल रहा वो काफ़ी ही दयनीय स्थिति में रहे। आप क्या सोचते हैं, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? जहाँ तक जिनके पास नौकरी नहीं थी, जिनको परमानेंट इनकम नहीं थी, वो कोविड महामारी में बहुत पीछे पिछड़ गए। 6-7 महीने तक कोई भी कार्य न होने के कारण किसी को पैसा नहीं मिला, कोई आमदनी नहीं रही।
यहाँ जहाँ तक हम लोगों का अधिवक्ता का समाज था, तो हम लोगों ने तो कुछ जूनियर्स, कुछ मुंशी, कुछ टाइपिस्ट हमारे यहाँ के थे, जिनको हम लोगों ने कोशिश की मदद करने की, जो सक्षम थे, कर सकते थे। हालांकि आमदनी नहीं थी, मगर फिर भी जो सेविंग कर रखी थी उसमें निकाल के उनको भी जीवन यापन कराया। और जहाँ तक बजट का इस साल सवाल है, इस साल बजट में आर्थिक कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार की भी बहुत हानि हुई है और कोविड महामारी में काफ़ी धनराशि व्यय की गई है सरकार की तरफ से, और कोई आमदनी और कोई टैक्स वो वसूली नहीं हुई है। ये जरूर है कि थोड़े बहुत उन्होंने टैक्स काट के किया है, मगर बहुत अच्छा बजट उम्मीद नहीं है। मगर फिर भी हम चाहेंगे कि सरकार को, चूंकि ये सब परिपक्व हैं और अच्छी राजनीतिज्ञ हैं, सब ये जानते हैं, तो इनको बजट ऐसा देना चाहिए जो खास तौर से मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीयों को जरूर वरीयता कुछ दे, जिससे वो आगे इस उबर सके अपनी इस महामारी के काल। तो ऋषि मुनियों की ये तपोभूमि है सीतापुर, और आपने देखा कि कितनी सहनशीलता है जो उन्होंने अपनी बातों में रखी कि सरकार खुद परेशान है, सरकार खुद तंगहाली से गुजरी है, और ज़्यादा अपेक्षाएं न करके मध्यम और गरीब तबके के लोगों के लिए जो बजट हो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए सरकार को। ये सुझाव है संदीप सिन्हा जी का। कहते हैं कि पूरे परिवार का जो बजट है वो महिलाएं बनाकर चलती हैं। सचमुच। तो हमारे बीच में मौजूद हैं आरती मल्होत्रा जी, जो गृहिणी भी हैं। उन्हीं से जानेंगे कि उनकी थाली के लिए इस बार सरकार कैसा बजट बनाए। हम तो यही कहेंगे कि बजट में हम लोगों को महीने में पैसा मिलता है पूरा 1 महीने का चलाने का, उस पर लिमिट होती है। अगर बजट ज़्यादा हुआ तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। अब हमको जितना पैसा मिलता है हमें तो उसी में ही सब कुछ मंगाना है। कैसे आलू इतना महंगा हो जाता है बीच में, कभी प्याज इतना महंगा हो जाता है, कभी सिलेंडर भी बहुत महंगे हो जाते हैं। एक तो लॉकडाउन की वजह से वैसे ही इतना ज़्यादा अब की सारा ही बजट घर का ही सब बिगड़ चुका है, खाने पीने में सभी में। तो हम लोग तो फिर भी चलिए मैनेज कर लेते हैं, लेकिन और जो हमसे नीचे सर्विस वाले हैं, उनको जिनको मिलता है, जिनको नहीं सर्विस मिल रहा है महीने का, वो कैसे मैनेज करें। तो हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि बजट को लिमिट में रखते हुए बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका हमने दर्द सुना कि बजट से ज़्यादा आपका दर्द इस बात को लेकर हुआ कि समय समय में बीच बीच में कुछ चीज़ें इतनी महंगाई बढ़ा दी जाती है जो आम लोगों तक उसको पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है सरकार को। तो उसमें जैसे हम अगर इसकी बात करें, सब्जियों की बात करें या दालों की बात करें या गैस सिलेंडर का आपने दर्द, तो इस पर कैसे नियंत्रण रखें सरकार। अब इसमें तो नियंत्रण कैसे रखें ये तो सरकार के हाथ में ही है। अब इस पे हम नहीं, मतलब नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण रखना चाहिए, जो कि हम लोग ऐसे तो ठीक है, लेकिन जो हमसे नीचे हैं उनका बजट ना बिगड़े, उनके लिए सोच के जरूर चलना चाहिए। तो ये आपने देखा, जितने हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका दर्द सबसे ज़्यादा अपने लिए कम है और मध्यम और गरीब तबके के लिए ज़्यादा है कि उनका बजट न बिगड़े। सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के उद्योगपति कहें, व्यापारी कहें, पल्लू जैन जी। तो उनसे हम जानेंगे कि खासकर व्यापारी तबके के लिए ऐसा बजट सरकार क्या बनाए कि उनको सहूलतें मिलें, क्योंकि आपके हाथ में जो कुंजी होती है उसी से जनता का पूरे साल भर का खर्चा चलता है। ऐसा बजट क्या बनाना चाहिए। धन्यवाद आपका हमको बुलाने के लिए। किंतु इस वर्ष जो ये बहुत विषम वर्ष रहा है भारत सरकार के लिए भी, प्रत्येक देश के लिए विश्व में, इसमें किसी भी भारतीय नागरिक को जो संवेदनशील है सरकार से बहुत अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। उसको अपनी ज़रूरत, अपने खर्चों को जो अनावश्यक हैं उनको कुछ दिनों के लिए टालना चाहिए और सरकार से अपेक्षा कम रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास कोरोना को देखते हुए खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और उन खर्चों की भरपाई सरकार को करनी है। तो शायद वो उतनी रियायतें जो व्यापारी वर्ग अपेक्षा कर रहा है वो इस वर्ष न दे पाए। तो इसमें व्यापारियों को सब्र से काम लेना चाहिए। इसके बावजूद भी सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज, आर्थिक पैकेज ऐलान किया है 20 लाख करोड़ रुपए का, और बैंकों को भी उन्होंने व्यापारियों को लोन देने के लिए सस्ती दरों पर कहा है और बैंकों ने दिए भी हैं। तो
और कोई रियायत हम लोगों को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए सरकार से इस वर्ष कि वो हमको दे पाएगी। ये तो आपने बड़ा दिल दिखाया और बड़ी बात कही, लेकिन अगर हम व्यापार की बात करें तो सुझाव भी सरकार को आपसे अपेक्षा है कि जो व्यापार में गिरावट आई है या व्यापार में जो खामियां हैं या सरकार ने जो सुधारा है, अभी ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं सरकार करे कि व्यापार हमारा और बढ़े। अगर हम देखते आ रहे हैं सीतापुर का खासकर व्यापार, कभी सुनते थे यहाँ मूंगफली की 140 मिलें हुआ करती थी, 2 चीनी वो सारी बंद हैं, 2 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं, कताई मिल बंद हो चुकी है, प्लाईवुड फैक्ट्री बंद है, डालडा मिल बंद है। अपेक्षा ये थी कि वो सरकारें जो पूर्ववर्ती थी वो नहीं कर पाई, सरकार से अपेक्षा थी कि ये सब उद्योग चलेंगे, लेकिन बंद हैं। देखिए, मूंगफली का उद्योग तो चूंकि क्रॉप चेंज हुआ है, मूंगफली की क्रॉप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रह गई, उसकी जगह धान ने ले ली है। पहले सिंचाई की व्यवस्था कमजोर थी, इसलिए मूंगफली होती थी वो भूड़ क्षेत्र में होती थी, तो यहाँ पे वो चलती थी। तो जो क्रॉप आज की तारीख में पैदा होती तो उसकी जगह मूंगफली मिल की जगह धान मिल ने ले ली है। इस प्रकार से परिवर्तन है। एक प्लाईवुड फैक्ट्री बंद हुई, लेकिन उसकी जगह पे कई और प्लाईवुड फैक्ट्रियां आई हैं, व्यापार बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए भी हम लोगों को 1 वर्ष तक इंतजार करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति बड़ी विषम है। और ये विषम परिस्थितियों में तब भी भारत ने बहुत सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हुए अपने यहाँ बहुत तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया है। और ये विश्व की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, उसके बावजूद इन्होंने बहुत ही प्रभावी तरीके से व्यापार को भी संभाला है, मध्यम वर्ग को भी संभाला है, निम्न वर्ग को भी संभाला है। लेकिन जब आपातकाल होता है तो आपातकाल में कुछ सब्र करना पड़ता है। तो आपातकाल होता है तो उस समय आपको सब्र करना चाहिए, ये आपका कहना है, ये सीतापुर के व्यापारी का कहना है। अब हम फिर से जानेंगे, हमारे साथ पूर्व आयकर अधिकारी सीपी श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। इधर काफ़ी लोग व्यापारियों से बात होती, चर्चा होती है कि इस बार आयकर विभाग के स्तर से काफ़ी सुधार देखने को मिला है। आप मानते हैं क्या उससे व्यापार जगत में कुछ आमूलचूल परिवर्तन आया है? हाँ, इस व्यापार तो जैसा बढ़ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है तो मुझे लग रहा है कि उसने दिनों दिन लोगों को सहूलियतें ही प्रदान की हैं। आज की डेट में देखा जाए तो हमारे यहाँ फेसलेस स्क्रूटनी की बात है। आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिटर्न ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिफंड आपकी इस बार तो मुझे लग रहा है कि शायद 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिफंड वापस आ गया जिन लोगों के रिटर्न फाइल किए थे। स्क्रूटनी की बात भी ऐसी है, लेकिन यह है कि इसके बावजूद जो उसकी शार्पनेस है वो कहीं से कम नहीं हुई है। 16 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं जो हाई लेवल ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी हमारी डिपार्टमेंट में पूरी इंफॉर्मेशंस रहती हैं। आपको अब रिटर्न भरते समय बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं तो वो आपको आपने रिटर्न में उनको शो कर दिया है, दिखाया है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस मतलब मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने तो बहुत इस बार कहीं हम लोगों के यहाँ काफ़ी कुछ इस तरह का आया था इस पूरे पिछले साल में कि कहीं किसी को भी एसएससी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी नोटिसेस उसको कोर्सिव नोटिसेस नहीं जाएंगी कि उसका बैंक अकाउंट हम लोग अटैच कर लें या रिकवरी के लिए या कहीं कोई पैसा। तो इनकम टैक्स ने तो बहुत काफ़ी सहूलियतें दी हैं और आगे इस साल भी है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि टैक्स लिमिट को वो 5 लाख कर सकते हैं, क्योंकि जो 2.5 लाख से 2.5 लाख तक की जो लिमिट उन्होंने पिछले साल जो अनाउंस किया था उसमें काफ़ी कुछ ऐसा था कि बड़ा कंफ्यूजिंग जैसा था कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तव में 2.5 लाख तक की ही लिमिट थी। लिमिट तो आगे नहीं ही बढ़ी थी। लिमिट अब मुझे लग रहा है इस साल के बजट में 5 लाख हो जानी चाहिए, तो इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी सहूलियतें हो जाएंगी। तो बड़ी उम्मीद है कि 5 लाख तक की लिमिट हो जाएगी। इस बार आयकर में छूट मिलेगी, आपका कहना है, अनुभव है आपका, पूर्व आयकर अधिकारी हैं आप। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सिन्हा जी से हम फिर एक बार जानना ये चाहेंगे कि आपके पास हर तबके के लोग आते होंगे, अगर बेसिक आप लोगों ने चिंताएं भी इस बात की व्यक्त की हैं कि ये बजट जो है मध्यम और गरीब तबके के लोगों को होना चाहिए, उनके लिए बनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे तबके रहे इस कोरोना काल में
जिनके सामने 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया, तो उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके आगे जीविकोपार्जन के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसके लिए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि अब आप देखें कि छोटे शहरों से पलायन हो रहा है। कोई युवा, किसी के पास काम नहीं है कि छोटे शहरों में कोई अच्छा काम मिल जाए जो कर सकें। रोजगार के भी उतने अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो सरकार को इन लोगों के लिए काम के लिए देने के लिए, रोजगार देने के लिए, जो इनका मैनिफेस्टो भी था बीजेपी का, पहले से शुरू से आ रहा है, मगर उस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। खास तौर से इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये जो बीमारी, महामारी से जो लोग अभी तक उबर नहीं पाए हैं, उनको अगर अच्छे रोजगार के अच्छे अवसर मिलने लगे तो उससे वो लोग उबर सकते हैं। और यही एक मजबूत भारत बनाने के लिए अच्छा होगा कि युवाओं को मजबूत किया जाए, क्योंकि उन्हीं पे सारा दारोमदार है, उन्हीं पे देश निर्भर है। यानी आप मानते हैं कि रोजगार और जो नौकरियों की बात हुई थी वो सही मायनों में लागू नहीं हो पाई अभी तक लागू पूरी तरह नहीं हुई है, बहुत कम लागू हो पाई है, कुछ ही अवसर मिले हैं हम लोगों के अधिवक्ताओं के लिए। जहां तक बात है तो कोई सरकार कहती है मगर मैनिफेस्टो के बाद वो कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ ना जूनियर्स के लिए कहा गया कि साल 2 साल 3 साल में उनको स्टिपेंड देंगे कुछ, जिससे वो लाइब्रेरी मेंटेन कर सकें, कई गवर्नमेंट ने कहा, मगर वो कोई कार्य नहीं हुए। तो इन जैसे युवा अधिवक्ताओं के लिए हम कहेंगे कि उनके लिए भी कुछ अवसर देना चाहिए, कुछ उनके लिए लाभ के लिए सोचें, जिससे वो लोग भी पैर जमा सके, कर सकें। ऐसे ही हर क्षेत्र में उनको देखना चाहिए। आरती मल्होत्रा जी, ये बताइए कि आप महिलाओं के बीच में बजट को लेकर भी चर्चा होती होगी, आप लोग अपनी चिंता करते होंगे कि महिलाओं के लिए ऐसा क्या सरकार कर दे, महिलाओं खासकर आपके अपने वर्ग के लिए, तो किस बात पे चर्चा होती होगी? अब जैसे हम लोगों में होती है, जैसे सर्वेंट्स हैं, अब उन लोगों का परिवार बड़ा होता है, घर में खाने को नहीं है उनके, अब हम लोगों से जो हो सकता है वो हम लोग उतना पूरा करते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि सरकार उनकी कुछ मदद करे कि खाने के लिए या कुछ, जैसे हम लोग तो चलो भाई कुछ दे देते हैं या कहीं स्टॉल लगा के अनाज पानी हर हफ्ते या शनिवार के दिन या कभी कुछ भी होता है, कुछ भी तो हम लोग करते हैं। लेकिन वो लोग यही चाहते हैं कि कुछ हमें पैसा मिले जिससे हम अपना घर या कुछ अपना बच्चों का कुछ कर सके। तो यानी जो घर में काम करती हैं, काम वाली बाई, जी जी उनके सामने, उनके परिवार के सामने दिक्कतें रहती हैं, ये आप भली भांत मानती हैं, तो उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग तो चलो फिर वही बात आती है कि हम लोग तो फिर भी अपना मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उन नीचे वाले लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। वो कहते हैं कि अगर भैया पैसा बढ़ जाएगा मैम तो हम कैसे क्या करेंगे। फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई हम लोग आप तुम लोगों की पगार बढ़ा देंगे, लेकिन उससे उन लोगों का कोई ज़्यादा तो नहीं होता है। क्या हम लोग 100-200 बढ़ा देंगे उनकी महीने में तनख्वाह, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैम हम लोगों का नहीं खर्चा चलता है। और ये सरकार हर समय बजट कार्ड लेके चलती है, हर 6 महीने बाद, हर साल बाद, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। काश आपकी तरह हर कोई तो चिंता करे उन तबके के लिए। जी, तो इसलिए हम सारी जो ग्रुप हम लोगों का है, जितने हम लोग अपना फ्रेंड सर्किल का, तो हम लोग यही चाहते हैं कि गरीब लोगों को अस्पताल में जाके कपड़े हैं या खाने का कोई आइटम है तो हम लोग अपना ये देते रहते हैं सबको। लगता नहीं अब ये गरीब शब्द हट जाना चाहिए, जरूरतमंद आना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, गरीब शब्द नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। हम तो गरीब के लिए बेहद ही यही सोचते हैं कि हमसे कोई कुछ कहता है तो हम कहते हैं ना, गरीब तुम भी नहीं, हम भी कोई अमीर नहीं है। हम लोग भी अमीर बने आप ही लोगों से, आप ही लोग आते हो, कर लेते हो, करते हो, तो उन्हीं से हम भी अमीर हैं। हम कोई अपने में अमीर नहीं है, हम तुम्ही लोगों से ही हम भी हैं। आज आप काम पे नहीं आओगे तो हमें दिक्कत होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ खाने से दिक्कत है, हमें लोगों को भी दिक्कत होगी। क्या बात। तो हम तो गरीब को गरीब नहीं मानना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि सब एक सा होना चाहिए और कोई गरीबी का नाम ही ना हो। तो हम सारी फ्रेंड्स लोग मिलके अपना महीने में एक बार अपना कहीं ना कहीं अपने दान किया, मतलब देते रहते हैं। इसीलिए सब एक से होने चाहिए, आपका मानना है, और कोई गरीब ना हो। कितनी बड़ी बात आपने कह दी। काश ऐसी ही व्यवस्था बने कि सब एक समान हो। हम किसी के ही बड़े शादी ब्याह में शायद ना ही जाएं, लेकिन हमारे यहाँ जो सर्वेंट की या किसी क्या होगी उसमें हम जरूर जाते हैं। हम शाम को वॉक करने निकलते हैं बाहर, जितने गरीब लोग मिलेंगे, कोई भी अनजान भी आदमी कहेगा बहू जी नमस्ते, तो हम जरूर नमस्ते करते हैं।
भैया नमस्ते। तो हम यही चाहते हैं कि ये भी सब अच्छे से रहे और सब बहुत अच्छी यही बात हमारी आपने कही और सोच है। बहुत अच्छी सोच है। ऐसे ही काश सभी की सोच हो जाए तो बस। समाज में सब एक समान हो जाए। हम बात करेंगे सीतापुर के व्यापारी पल्लू जैन जी से, जानेंगे कि कोरोना काल में आपने सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा, आपने देखा होगा कि किसको नीड है, किसको आवश्यकता है। अगर सरकार, अगर समाज उनके लिए आगे ना आए तो उनके सामने कितनी परेशानियां हो जाएं। ऐसे ऐसे लोग चिन्हित हो गए हैं, कम से कम कोरोना काल ने चिन्हित कर दिया है। फिर ऐसे लोगों को सरकार को इनकी मदद के लिए एक ठोस योजना बनाने की आवश्यकता नहीं महसूस होती? नहीं, सरकार उसके लिए कर रही है और योजना बनाई है और 6, 7, 8 महीने तक उनको फ्री राशन दिया है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और अपनी प्रदेश सरकार भी एक जिला और एक प्रोडक्ट की योजना के तहत ग्राम में काम देने की कोशिश कर रही है। और लेकिन अब चूंकि जनसंख्या हमारी इतनी ज़्यादा है, उसको संभालना, उसको हैंडल करना, उनको सबको करना, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि उस दिशा में प्रयासरत है। अब हम बात करेंगे देश के भाग्य विधाता कहे जाने वाले किसानों की। किसानों के बारे में जो उनका आंदोलन चल रहा है और सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं, इस पर हम शुरुआत करेंगे पूर्व आयकर अधिकारी सीपी श्रीवास्तव जी से। आप इसको कितना उचित मानते हैं और सरकार के कदम को कितना जायज ठहराते हैं? देखिए, मैं इस मंच को वास्तव में मैं थोड़ा मुझे थैंक यू इसके लिए कि किसानों के बारे में बोलने के लिए मौका मिला। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ये बात नहीं समझ में आई कि ये सरकार का कहना है कि हम किसानों के भले के लिए कर रहे हैं और किसान यूनियन का कहना है कि साहब आप ये भले के लिए नहीं है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सा है कि आप किसी की भलाई के लिए उसके ऊपर जबरदस्ती थोपने वाली जैसी चीज़ है ये। क्यों, मतलब अब जो ज़रूरत इस बात की है कि आज जो एमएसपी की बात हो रही, जो सरकार ने जो डिसाइड की है एमएसपी, तो अगर उसको अगर इस तरह का ऐसा कुछ कानून हो जाए कि उसको एमएसपी से कम पे ना बेचना पड़े। आज किसान की, अब आज मंडियों में जाने पे किसानों की हालत बड़ी ख़राब है। वो ये हालत ये है कि 1200 रुपये से 1300 रुपये में मंडी में वो धान बेचता है और जो एमएसपी उसकी है, जो वही धान बिचौलियों के माध्यम से 1875 रुपये में बिकता है। तो अब मेन ये है कि ये फैसिलिटी अगर उसको ये हो जाए कि ये हमारा इससे कम में नहीं बिकेगा, हमारा भुगतान टाइम से हो जाएगा, तो शायद किसानों को ये दिक्कतें ना हो। तो किसान आंदोलन में अब अगर इस तरह की कोई तोड़फोड़ हो, अराजकता का कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा कि आप कहीं पे कुछ जला दें, कुछ आप किसी को तोड़ फोड़ दें। बट ये है कि एक उनकी जो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर उनकी मांग है और उसके लिए अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। तो सरकार को सुन लेना चाहिए, किसानों को सरकार को सुन लेनी चाहिए। अगर जो चीज़, अगर जिनके हम भले के लिए कह रहे हैं, हम कानून लाए हैं, और अगर वही उसको नहीं मान रहे हैं, हमारे भले के लिए हैं, तो उनको फिर जबरदस्ती नहीं इम्पोज करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सिन्हा जी, इसमें क्या मत रखना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, आंदोलन करने का और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने का हक सबको है और किसान भी अपने हित के लिए कर रहे हैं। उनके लिए मेरे ख्याल से एमएसपी होनी चाहिए, क्योंकि एक किसान जो भी कमाता है उसके हिसाब से जो बनाता है, अन्न करता है, उसको एक भुगतान, एक पता होना चाहिए कि इतना हमको कम से कम प्राप्त होगा और उससे वो अपना आगे का बजट वो चला ले। मगर उसके साथ जो अराजकता फैल गई या जो उसमें और अन्य पार्टियां जुड़ गई, आ गई, वो थोड़ा सा निगेटिव है और वो नहीं होना चाहिए। और जो उत्पाद इन्होंने मचा दिया वो भी गलत किया, उतना नहीं होना चाहिए। और सरकार को भी जैसे बात करने की बात करते हैं, मगर कोई पहल दोनों तरफ से नहीं हो रही है बहुत दिन से, देखते देखते। तो सरकार को भी पहल करनी चाहिए और इनको भी बात करनी चाहिए, बात करके ही इसका हल निकाला जा सकता है। और एक्ट अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए रोक दिया है, तो कोई भी ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि अभी तुरंत कुछ तय हो, अभी तो पुराना एक्ट ही लागू है। तो दोनों लोगों को समय दे के और इस पे वार्ता करके, चर्चा करके, तब इसका हर निष्कर्ष बढ़िया निकालना चाहिए जो किसानों के हित में। अब चर्चा से ही हल निकल सकता है। चर्चा से ही हल निकल सकता है। तो चर्चा से हल निकल सकता है। गृहिणी आरती मल्होत्रा जी,
आपसे अगर बात करें, चूंकि किसानों से आपका सामना नहीं होता होगा, लेकिन आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, आपके जब आपकी सोच उस वर्ग के लिए है, तो किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बस वही बात है बस कि उनके लिए सोचना ही चाहिए बस सरकार को, किसान के लिए किसान के लिए। बाकी भाई किसान अपनी मेहनत करता है, सब काम करता है और अपना पैसा पैदा करता है, क्या इसके बारे में। तो अब हम व्यापारी पल्लू जैन जी हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आप खाद और बीज और अन्य जो किसानों की आवश्यकताएं होती हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं बेतहाशा। क्या उस हिसाब से किसानों को वाजिब मूल्य मिल पा रहा है? देखिए, पिछले कई वर्षों से खाद और बीज के रेट जो हैं वो पूर्ववत ही रहे हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और परंतु ये जो किसान आंदोलन है, इसमें मेरा अपना ये विचार है कि सरकार और किसान यूनियन दोनों को पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर खुले मन से बैठकर वार्ता करनी चाहिए और वार्ता से ही हल निकलेगा। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी है और भारत सरकार ने भी उसको 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है। तो उस बीच में वार्ता करके एक समाधान निकाला जा सकता है, जिसको शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाना चाहिए। तो किसान और सरकार के बीच जो रार छिड़ी है वो वार्ता से ही निकल सकती है, ये सीतापुर वासियों का मत है। आखिरी हम ले चलेंगे पैनल को, आखिरी सवाल कि आप वित्त मंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं बजट को लेकर? पंकज जी, मेरा तो ये मानना है कि इस कड़ी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे बैंकिंग सिस्टम हमारा है, जो इस इकोनॉमिक्स को पूरा, जो हमेशा चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो किसी तरह की मतलब खेती की बात हो, या देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बिजनेस करना, किसी करना, तो वो सब टोटल डिपेंड करता है बैंक्स पे कि वो बैंक्स कितना, किसको फंड्स कितनी आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर इस बजट में ये ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम वास्तव में इकोनॉमिक्स को ऊपर, अर्थव्यवस्था को ऊंचा करना चाहते हैं, तो बैंक की लोन फैसिलिटीज़ को लोगों को आसानी से मुहैया कराया जाना चाहिए। आप अगर देखिए, हर एक व्यक्ति को मुझे नहीं लगता है कि नौकरी दी जा सकती है, उसको कहीं छोटा या बड़ा कोई बिजनेस ही करके वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा आती है तो वो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी भी काफ़ी, सरकार ने काफ़ी चीज़ें उसने काफ़ी उनको डाइल्यूट किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी उसमें अभी बहुत ज़्यादा वो है, आम आदमी की पहुंच बैंक तक होती नहीं है। उसमें भी अभी भी इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं लोन्स के लिए, चाहे खेती के लोन के लिए हो, इवन चाहे व्यापार के लोन के लिए हो। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इसमें और दुरुस्त होना चाहिए। इसको काफ़ी सरकार को चाहिए कि पॉलिसीज ऐसी हों कि बैंकिंग सेक्टर को पे थोड़ा सा वो और अपना उनको ढील दें कि लोगों को आसानी से बैंक का लोन मिले, ताकि वो और आगे 20 लाख करोड़ रुपए का जहाँ तक जो उनका राहत पैकेज था, वो भी टोटल पूरा बैंकिंग सेक्टर पे ही डिपेंड कर रहा था कि आप कैसे बैंक को आप बैंक से आप पैसा इतना ले लो तो आपको इतने % पे दे देंगे, इतना कर इतनी इसमें छूट दे देंगे, इंटरेस्ट रेट पे इतना वो कर देंगे। कुछ इन्होंने मोरेटेरियम इन्होंने वो करके इन्होंने कुछ फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट में कोई छूट नहीं दी सरकार ने। उन्होंने कहा कि साहब आप इंटरेस्ट का पेमेंट आप इस तारीख से इस तारीख तक नहीं ना दो, चलो इस तारीख तक आपको दे दें। लेकिन वो कायदे से वो अगर वेव होता तो मुझे लगता है कि व्यापारियों का जो नुकसान हुआ था उसमें काफ़ी कुछ भरपाई हो सकती थी। भाई जब 6 महीने बिजनेस नहीं हुआ तो वो पैसा तो उनके पास आइडल पड़ा रहा ना, तो उस पे वो ब्याज सरकार बैंक को चाहिए था, सरकार को, कि वो बैंक के माध्यम से वो उनका ब्याज का पैसा उनका माफ हो। तो बैंकिंग प्रक्रिया का सरलीकरण हो, सीधा सीधा। हाँ, बैंकिंग प्रक्रिया का सरलीकरण बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि जितना अच्छे व्यवस्थित तरीके से इसका सरलीकरण होगा, देश उतनी ही जल्दी और तेजी से तरक्की करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सिन्हा जी, आप क्या मत रखना चाहते हैं? हमारा मेन तो मत वही है कि जैसे सीपी श्रीवास्तव जी ने बताया कि 5 लाख की आयकर की अगर लिमिट हो जाती तो इससे जनरल मध्यम वर्गीय को और सब सामान्य को, आम आदमी को उससे बहुत सहायता मिलेगी। दूसरी बात यह है
कि बजट पास हो जाता है, योजना बता दी जाती है, मगर वो आम आदमी तक और नीचे लेवल तक नहीं पहुंचती है। तो वो पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके लिए कोई इफेक्टिव मेजरमेंट होना चाहिए कि जो लाभ या जो सरकार जिस तरीके को चाहे जिस क्षेत्र में हो वो उस व्यक्ति तक पहुंचे जिस तक वो लाभ पहुंचना चाहिए। उसकी कमी की वजह से अभी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो पारदर्शिता, उसके लिए कोई इनको बनाना चाहिए कुछ प्रोविज़न, जिससे उस व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे जो वहां से वो देना चाहते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो। तो इस तरीके से आपका मत है कि जो सरलीकरण है और जो लाभ, जो योजनाएं हैं वो नीचे तबके तक नहीं पहुंच पाती हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब गृहिणी हमारे साथ मौजूद हैं आरती मल्होत्रा जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप वित्त मंत्री जी से क्या मांग रखना चाहती हैं? अब ये जैसे बैंक वगैरह में लोन वगैरह पास कराने के लिए जैसे जाया जाता है बिजनेस के लिए या कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें बहुत दिक्कतें अब की आई हैं। कोई पास करने की नहीं, वो लोगों कर पास करते हैं लोन। तो इसमें दिक्कतें बहुत हैं बैंक वगैरह में। तो ये सरलीकरण होना चाहिए इसमें। तो इस बार ही अब की ये महसूस हुआ है, क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण ही हमें लग रहा है कि इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं, ये लॉकडाउन के कारण नहीं है। दरअसल पूर्व के जो घोटाले, जो मामले थे, उसको लेकर जो बैंकों में तमाम शिकायतें थी, तमाम घोटाले सामने आए। सरकार ने शायद उन पर शिकंजा कसा, बिल्कुल ये भी उसके बाद ये थोड़ा सा सख्ती दिखाई है। ये सख्ती दिखाई है। तो सर, आप सीतापुर के व्यापारी अगर बात करें, व्यापार जगत के क्षेत्र के लोगों की बात करें, तो वित्त मंत्री जी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? कैसा बजट होना चाहिए? वित्त मंत्री जी से केवल एक अपेक्षा है कि वो जो कर की जटिलताएं हैं, उसकी कर प्रणाली में जो जटिलताएं हैं उनका सरलीकरण करें, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाएं ताकि व्यापारी को उससे राहत मिल सके। तो आपने देखा, ये सीतापुर के लोगों की राय है जो अलग अलग तबके से, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे स्टूडियो पहुंचे थे। और सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का पूर्व आयकर अधिकारी CP श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सिन्हा साहब और गृहिणी आरती मल्होत्रा जी और सीतापुर के व्यापारी पल्लू जैन जी का आई इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।